नमस्कार दोस्तों। आज खनिज संसाधन के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क देखा जाए तो ये हमारे खनिज के जब वर्गीकरण करते हैं तो एक क्रम के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं, कालक्रम के हिसाब से, जहाँ पर 6 भागों में शैलों को बांटे थे। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने रॉक्स के हिसाब से बांटे थे, जिसको हम लोग चट्टानों के हिसाब से आते हैं। और तीसरे नंबर जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं रासायनिक विघटन के हिसाब से, तो एक हम लोग बांट के रखे हैं धात्विक खनिज और दूसरा पास पहुंच रहे हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी हम लोग बांट के रखे हैं 2 भागों में। एक देख रहे हैं लौह धात्विक खनिज, दूसरा अलौह धात्विक खनिज। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लौह धात्विक खनिज, और लौह धात्विक खनिज में पहला जो पढ़ेंगे वो हमारा लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी हम लोग खनिज की परिभाषा जान जाते हैं। खनिज की परिभाषा देखें तो खनिज वे स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होती हैं जिनमें रासायनिक संरचना होती है। खनिज का निर्माण जो देख रहे हैं, जो निर्माण होते हैं शैलों से होते हैं, अर्थात रॉक से होते हैं। रॉक के माध्यम से होती है और ये पृथ्वी की परतों में पाई जाती है। उसे हम लोग जानते हैं खनिज मिनरल्स के नाम से। खनिज के वर्गीकरण के पास पहुंच रहे हैं तो खनिज को हम लोग 2 भाग में बांट के रखे हुए हैं। एक पास पहुंच रहे हैं धात्विक खनिज, जिसको मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। दूसरा अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ये जो धात्विक खनिज हैं, धात्विक खनिज को भी हम लोग 2 भाग में बांट के रखे हुए हैं। एक पास पहुंच रहे हैं जिसको लौह धात्विक खनिज कहते हैं, फेरस मिनरल्स। दूसरा जो देख रहे हैं अलौह धात्विक खनिज, जिसको नॉन फेरस मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने जाना खनिज का वर्गीकरण। एक पास पहुंच रहे हैं धात्विक खनिज और दूसरे पास पहुंच रहे हैं अधात्विक खनिज। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो धात्विक खनिज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे सोना, बॉक्साइट, क्रोमियम, टीन, तांबा, सोना, सब के सब धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये खनिज सामान्यतः कठोर, चमकदार और विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उसे हम लोग जानते हैं धात्विक खनिज के नाम से। धात्विक खनिज की विशेषता के पास पहुंच रहे हैं तो धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, धातु की मात्रा पाई जाती है, ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छे सुचालक होते हैं और इसे उच्च ताप पर पिघलाए जा सकते हैं। ये धातु की विशेषताएं हैं। धात्विक खनिज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, धात्विक खनिज का वर्गीकरण भी पढ़े थे कि धात्विक खनिज को हम लोग 2 भाग में बांट के रखे हैं। एक पास पहुंच रहे हैं फेरस मिनरल्स और दूसरी पढ़े थे नॉन फेरस मिनरल्स। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज के पास पहुंच रहे हैं, जहाँ पर लोहा के बारे में पढ़ेंगे और लोहा का संकेत में हम लोग संकेत करते रहते हैं Fe से। तो लोहा के अयस्क के पास पहुंच रहे हैं तो पहला अयस्क होता है हेमेटाइट। और हेमेटाइट का अगर अनुसूत्र देखा जाए तो जिसको हम लोग बोलते हैं Fe2O3, उच्च श्रेणी का लौह अयस्क जो है हमारा हेमेटाइट है। हेमेटाइट के पास पहुंच रहे जिसका अनुसूत्र होता है Fe2O3, जो उच्च श्रेणी के हमारे क्या होते हैं, लौह अयस्क होते हैं। और यह भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, वो जिसकी चर्चा करते हैं हेमेटाइट का। दूसरे नंबर के लौह अयस्क हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग मैग्नेटाइट, जिसको Fe3O4 कहते हैं। और मैग्नेटाइट अत्यधिक चुंबकीय होते हैं। इसका मतलब है कि उच्च लौह प्रतिशत जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट में। बात करते हैं लौह अयस्क में, एक पढ़े हम लोग हेमेटाइट और दूसरा पढ़े मैग्नेटाइट। तो भारत में देखा जाए लौह अयस्क उच्च गुणता वाले जो पाए जाते हैं वो हमारे हेमेटाइट होते हैं, पर लोहा की मात्रा सबसे अधिक जो पाई जाती है वो हमारा मैग्नेटाइट में पाए जाते हैं। यहाँ पर समझाया गया है। हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट में अगर लोहा की जो मात्रा अंश जो पाए जाते हैं वो हमारे 70% पाए जाते हैं, और वही मैग्नेटाइट की बात किया जाए तो यहाँ पर लौह की मात्रा प्रतिशत 72.4% पाई जाती है। इसलिए उच्च किस्म की अगर लौह अयस्क कहा जाए तो हमारा हो जाता है मैग्नेटाइट, जिसमें लोहा की मात्रा क्या है? सबसे अधिक है। तीसरे नंबर के हमारे जो लौह अयस्क है लिमोनाइट होते हैं, जिसको हम लोग Fe2O3 और यहाँ पे 3H2O होता है।
जिसको हम लोग जानते हैं लिमोनाइट के नाम से। लिमोनाइट में अगर लौह की मात्रा देखा जाए तो यह हमारा 59.8% पाए जाते हैं। चौथे नंबर के जो लौह अयस्क है हमारा सीडेराइट है, FeCO3, जिसको लौह कार्बोनेट अयस्क के नाम से जानते हैं। यह निम्न किस्म की लौह अयस्क है जिसकी लौह परसेंट के पास पहुंच रहे हैं 48.2% होती है। तो हम लोगों ने जाना है कि 4 प्रकार के हमारे लौह अयस्क होते हैं। पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरे लिमोनाइट, चौथे सीडेराइट। अगर हेमोटाइट की जब आणविक सूत्र की चर्चा करते हैं तो Fe2O3। मैग्नेटाइट की अगर अणुसूत्र की चर्चा करते हैं तो Fe3O4। लिमोनाइट के अणुसूत्र की चर्चा करते हैं 2Fe2O33H2O। और सीरियाडाइट की चर्चा करते हैं FeCO3 होते हैं। लौह अयस्क उच्च किस्म के हमारे जो होते हैं हेमोटाइट होते हैं, पर लौह मात्रा सबसे अधिक जो होते हैं वो होते हैं किसमें होते हैं, मैग्नेटाइट में होते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारावार सेलों में पाए जाते हैं। जब सेलों की बात करते हैं तो हम लोगों ने सेल को 6 भागों में बांट के रखा था समय काल के हिसाब से, जिसमें हम लोग पढ़े थे आर्कियन सेल। दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ा था धारावार सेल। तीसरे नंबर में पढ़ा था कुड़प्पा सेल। चौथे नंबर में पढ़ा था विंध्यायन सेल। पाँचवें नंबर में पढ़ा था गोंडवाना सेल। और छठे नंबर में पढ़ा था दक्कन की सेल। इन 6 प्रकार के जो हमारे सेल हैं, चट्टान है, उसमें लौह अयस्क जो विशेषकर जो पाए जाते हैं वह हमारा पाया जाता है धारावार सेल में। कहाँ पाए जाते हैं, ये धारावार सेल में पाए जाते हैं। तो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख रूप से जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं धारावार सेल में पाए जाते हैं। धारावार सेल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध सेल है। 6 प्रकार के जो हमारे सेल हैं उन 6 प्रकार में सबसे हमारा जो धनिक चट्टाने हैं वो हमारे धारावार सेल हैं, जो पहले से भी हम लोग जान रहे हैं। आगे देख रहे हैं, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। लौह अयस्कों को 4 क्षेत्रों में हम लोग बांटा है। एक पास पहुंच रहे हैं जहाँ पर छोटा नागपुर की पठार की जब देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार यह भारत का सबसे समृद्ध लौह अयस्क क्षेत्र जो पाए जाते हैं वह छोटा नागपुर की पठार में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो लौह अयस्क है और इसमें लोहा की जो मात्रा पाई जाती है 60% से अधिक लौह मात्रा पाई जाती है। ये हमारे छोटा नागपुर की पठार हो गए और सारे पठार दिए गए हैं। तो हम लोगों ने जाना भारत में लौह अयस्क के जो क्षेत्र हैं वह 4 क्षेत्र हैं। उस 4 क्षेत्र में पहला हम लोगों ने जाना छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र। और यह जो क्षेत्र जो देख रहे हैं लौह अयस्क के क्षेत्र में सबसे समृद्ध क्षेत्र है। और इसमें जो देख रहे हैं लगभग 60% से अधिक हमारे लौह अयस्क पाए जाते हैं। वो पहला क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की जब बात की जाए तो ये जो राज्य में स्थित है छोटा नागपुर के पठार से संबंधित लौह अयस्क, पहला राज्य की चर्चा करते हैं ये झारखंड राज्य में है, दूसरा उड़ीसा, तीसरे पश्चिम बंगाल, चौथे छत्तीसगढ़। ये हमारे छोटा नागपुर की पठार से संबंधित जो राज्य हैं वो उनकी चर्चा की है। यहाँ की जो लौह अयस्क जो पाए जाते हैं छोटा नागपुर की पठार की, ये इसमें जो अधिकांश हेमेटाइट प्रकार की लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब आते हैं झारखंड राज्य के प्रमुख खनन क्षेत्र जो देख रहे हैं। तो झारखंड लौह अयस्क क्षेत्र तो है, जहाँ से खनन होता होगा उसकी खुदाई होती होगी, उस जगहों को हम लोग जानते हैं। तो झारखंड के पास पहुँच रहे हैं। झारखंड का एक जगह है जिसकी चर्चा करते हैं नोमांडी। दूसरा नंबर की चर्चा करते हैं गुआ। तीसरा नंबर की चर्चा कर रहे हैं बाड़ा जमडा। चौथे नंबर की चर्चा कर रहे हैं चिड़िया। और 5वें नंबर की चर्चा कर रहे हैं माझगांव। और इसमें से 2 हमको याद रखना है जगह। एक पास पहुंच रहे हैं नोमांडी, दूसरी जगह की चर्चा करते हैं माझेगांव। ये दोनों जगहों को ध्यान में रखना है। अगर ये मानचित्र पर देखते हैं तो हमारा इंडिया झारखंड बी नंबर में और डी नंबर में नोमांडी जगह है, जो वहाँ पर देखते हैं सिंह भूमि से नीचे आते हैं तो यहाँ पर नोआमंडी यहाँ पर नीचे में है। ये वाले पास पहुँच रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे नोआमंडी है। दूसरे राज्य में लौह अयस्क क्षेत्र से संबंधित पढ़ते हैं तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो जगह है दिल्ली राजहाड़ा।
दिल्ली राजौरा और दूसरा जगह पास पहुँच रहे हैं बैला टीला। यहाँ से लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ से खनन की जाती है। यहाँ पर देखते हैं ये वाले, ये हमारा दिल्ली राजौरा है और बैला टीला के पास पहुँच रहे हैं, यहाँ पे बैला टीला है। यहाँ से छोटा नागपुर की पठार के दूसरे जो राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक दिल्ली राजौरा और बैला टीला से खनन की जाती है। और जो बैला टीला की जो खनन क्षेत्र हैं, इनके प्रमुख जो विशेषकर वह क्या किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। कहाँ से? बैला टीला वाला। आगे देख रहे हैं बैला टीला से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। तो बैला टीला लौह अयस्क विशेष रेल मार्ग और मार्गों के द्वारा विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास पहुंचती है और विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया आदि जगहों में लौह अयस्क को भेजा जाता है। ये पास पहुँची, हमारा भारत की मानचित्र है। ये यहाँ से ये पहुँचता है जापान की तरफ, वो किस बंदरगाह से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से। तो बैला टीला का जितना भी लौह अयस्क जो जो खनिज निकलते हैं, उसका विशेषकर निर्यात किए जाते हैं। बैला टीला की जो बात करते हैं, तो बैला टीला छत्तीसगढ़ राज्य में देख रहे हैं। तो बैला टीला छत्तीसगढ़ राज्य में जो ज़िले हैं वो पास पहुँच रहे हैं दंतेवाड़ा जिला। यहाँ पे है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिले में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है जो अपने लौह अयस्क भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। बैला टीला के नाम के पास पहुँच रहे हैं। बैला टीला का नामकरण जो हुआ है, बैल के कुबड़ जैसा आकार में है, इसी आकार के कारण इसका नाम जो पड़ा हुआ है बैला टीला नाम पड़ा। बैला टीला के पास पहुँच रहे हैं। बैला टीला की खनन जो होता है, खनन जो करवाते हैं, जो संस्था बनी हुई है, उस संस्था के पास पहुँच रहे हैं। तो प्रमुख उनके जो खनन करवाते हैं वह नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कराते हैं, अर्थात एनएमडीसी जो देख रहे हैं, ये बैला टीला की खनन करवाते हैं। केंद्र सरकार है जो बैला टीला में क्या कराते हैं? खनन करवाते हैं। संस्था की नाम है एनएमडीसी। बैला टीला के जो अयस्क हैं, इनका उपयोग देश के प्रमुख स्टील कंपनी प्लांट के पास पहुंच रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जाने हैं कि जो बैला टीला के जो खनिज अयस्क हैं, जो खनन की जाती है, खनन करने में जो योगदान रहता है वह हमारा केंद्र सरकार होता है। और केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित ही वो संस्थाएं हैं जिसको हम लोग जानते हैं एनएमडीसी से। और बैला टीला की जो हमारे अयस्क हैं वो जाते हैं भिलाई स्टील प्लांट के पास। ये हमारे पास पहुंच रहे हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ में। बैला टीला से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कुछ प्रश्न है, बैला टीला नाम का नामकरण का अर्थ क्या है? तो पास पहुंच रहे हैं ऊंची पर्वत, बैल की पीठ जैसी पर्वत, लाल रंग की चट्टानें, बड़ी खनिज खदान। ये पास पहुंच रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बैल की पीठ जैसी पर्वत, इसलिए इसका नाम जो पड़ा हुआ है बैला टीला नाम पड़ा। दूसरे प्रश्न के पास हम लोग बढ़ने वाले हैं। दूसरे प्रश्न जो कह रहा है, निम्नलिखित में से बैला टीला लौह अयस्क क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन जो है, यह क्षेत्र दांतेवाड़ा जिला में स्थित है, बात सही है। दूसरा, यहाँ लौह अयस्क का प्रमुख जो प्रकार है मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट गलत है। हम लोग जाने हैं जो बैला टीला के लौह अयस्क जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर के पठार में है। और छोटा नागपुर की पठार की जो हमारे लौह अयस्क है वह मैग्नेटाइट नहीं है, वह है हेमेटाइट है। इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत है। इस हिसाब से आते हैं तो हमारे पहला नंबर सही है। केवल एक जो बैला टीला जो स्थित है दंतेवाड़े ज़िले में स्थित है। अगले प्रश्न के पास हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, बैला टीला लौह अयस्क का क्षेत्र कौन सा बंदरगाह निर्यात के लिए उपयुक्त है? तो हम लोग पहला पारादीप, दूसरा मुंबई, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा कांडला। तो हम लोग जाने हैं कि बैला टीला लौह अयस्क क्षेत्र से जो खनन होती है वह रेल मार्गों से बंदरगाह के पास पहुंचती है विशाखापट्टनम। और ये विशाखापट्टनम जो देख रहे हैं, इस विशाखापट्टनम से जाती है जापान, दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं, बैला टीला लौह अयस्क क्षेत्र की खदानें का संचालन किस सार्वजनिक उपक्रम द्वारा की जाती है? तो हम लोग जाने हैं कि बैला टीला लौह अयस्क का खनन केंद्र सरकार के द्वारा एनएमडीसी के द्वारा की जाती है। एनएमडीसी अर्थात जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अर्थात एनएमडीसी के द्वारा हमारा बैला टीला की क्या की जाती है? खनन की जाती है। इस हिसाब से आते हैं तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहले नंबर के पास पहुंच रहे हैं। बैलाडीला भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, बात सही है। दूसरा, यहाँ लौह अयस्क का औसत लौह प्रतिशत 66% से अधिक है, यह भी बात सही है। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ से लौह अयस्क पारादीप बंदरगाह से निर्यात की जाती है, यह गलत है। पारादीप से नहीं, वह पास पहुंच रहे हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात की जाती है। और डी नंबर के पास पहुंच रहे हैं। एनएमडीसी बैलाडीला क्षेत्र का प्रमुख संचालन है, यह भी बात सही है। और इस हिसाब से आते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा गलत, वो हमारा पारादीप बंदरगाह से निर्यात होती है, यह गलत है। अगले टॉपिक के पास पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, उसमें से पहला पढ़ा छोटा नागपुर की पठार क्षेत्र, और हम लोग दूसरे जो पढ़ेंगे वह बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु क्षेत्र से। और यह जो राज्य स्थित है किस राज्य में है? बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तो वह कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारे कर्नाटक राज्य है, और यहीं की चर्चा करते हैं ये हमारे बेल्लारी है, और यहीं की चर्चा करते हैं ये हमारे चित्रदुर्ग है। और इन क्षेत्रों जो बन रहे हैं दूसरे नंबर का लौह अयस्क का क्षेत्र है, अर्थात हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक वाले जो क्षेत्र में जो स्थित है उनकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। यह दक्षिण भारत की प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार की अयस्क पाए जाते हैं। वही जो हम लोग छोटा नागपुर की पठार वाले क्षेत्र में पढ़े हैं, तो वहाँ पर सिर्फ जो लौह अयस्क पाए जाते थे वो हमारे हेमेटाइट पाए जाते थे। पर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटक क्षेत्र में, यहाँ पर जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इस क्षेत्र से भारी मात्रा में लौह अयस्क जो जाते हैं जापान को निर्यात किए जाते हैं। तीसरे नंबर के लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो पढ़ेंगे वो हमारा महानदी, ब्राह्मणी घाटी और क्षेत्र में पाए जाते हैं। महानदी, ब्राह्मणी घाटी क्षेत्र में। और राज्य की चर्चा करते हैं तो वह राज्य जो हमारा है उड़ीसा है। उड़ीसा वाले राज्य में हमारे जो पाए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं? ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र। उड़ीसा में जब देख रहे हैं, उड़ीसा के जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं इनके जो खनन स्थान है वह पास पहुँच रहे हैं बारबिल है, दूसरा क्योंझर है, तीसरा झारसुगड़ा है, और ये जो देख रहे हैं ये जगह सब राउरकेला के निकट स्थित है। और यहाँ से जो खनन होती है तो राउरकेला स्टील प्लांट में इसी क्षेत्र के लौह अयस्क पर आधारित है। अर्थात इनके जो खनन होते हैं उड़ीसा के, अर्थात क्योंझर से पास पहुँच रहे हैं बारबिल से, ये झारसुगड़ा से ये जाते हैं राउरकेला स्टील प्लांट में जाते हैं। अगली देखते हैं इसकी विशेषताएं के पास पहुंच रहे हैं। तो उड़ीसा के जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है। लौह अयस्क के बड़े भंडार जो प्राप्त होते हैं वो हमारा सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज से। तो हम लोगों को उड़ीसा जो देख रहे हैं, एक तो बात यह जाने हैं जो भारत में अग्रणी राज्य लौह अयस्क उत्पादन में जो राज्य है वो हमारे उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा राज्य के दो जगह है, एक चर्चा करते हैं क्योंझर, दूसरी जगह के पास पहुँच रहे हैं मयूरभंज। ये हमारे लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क जब देखा जाए उड़ीसा का, तो उड़ीसा की लौह अयस्क की गुणवत्ता उच्च, और अधिकांश अयस्क जो है वो हमारे हेमेटाइट प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? हेमेटाइट प्रकार के हैं। तो लौह अयस्क उत्पादन जो देख रहे हैं उसमें उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा भारत की सबसे अग्रणी राज्य है। और भी देखते हैं अग्रणी राज्य के पास पहुंच रहे हैं, तो पहला जो हमारा राज्य है लौह अयस्क उत्पादन में वो हमारा उड़ीसा है। यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा उड़ीसा। दूसरे नंबर की जो हमारा लौह अयस्क उत्पादन जो हमारा राज्य है वो हमारा कर्नाटक राज्य है। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं लौह अयस्क उत्पादन में वो हमारा छत्तीसगढ़ है। और चौथे नंबर के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं वो हमारा झारखंड है। पाँचवें नंबर जो देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश है। छठे नंबर की राज्य की चर्चा करते हुए हमारा महाराष्ट्र है। और सातवें नंबर की जो लौह अयस्क उत्पादन में जो अग्रणी जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है। और आठवें नंबर के जो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो राज्य की बात करते हैं तो आठवें नंबर में हमारा आंध्र प्रदेश है। तो लौह अयस्क हम लोगों ने जाना आयरन और टॉप प्रोड्यूसर 2025 जो अग्रणी जो राज्य हैं उसमें जाने
पहला राज्य है लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा राज्य है। दूसरी राज्य छत्तीसगढ़ है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। दूसरी राज्य यहाँ पर है, गलत है। दूसरी राज्य में वो कर्नाटक हो जाएगा। तीसरी राज्य जो हमारे बनते हैं छत्तीसगढ़ है। चौथे राज्य झारखंड है और पाँचवें राज्य मध्य प्रदेश है। टाइपिंग मिस्टेक है। अगला आते हैं, राज्य से संबंधित हम लोग जान चुके हुए हैं कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश। अब हम लोग जानेंगे विश्व में टॉप 7 आयरन ओर प्रोड्यूसर 2025। तो पहला जो देश बनता है लौह अयस्क उत्पादन में, वो हमारे देश हैं ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर के पास पहुँच रहे हैं। दूसरा जो हमारा उत्पादक जो लौह अयस्क जो बनते हैं ब्राज़ील है। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो वो हमारा चाइना है। चौथे नंबर में देखा जाए तो वो हमारा प्यारा सा भारत है। पाँचवें नंबर देखा जाए तो रसिया है। छठे नंबर की बात किया जाए तो वह साउथ अफ्रीका है। और सातवें नंबर देखा जाए तो ये हमारा यूक्रेन है। तो हम लोगों ने देखा लौह अयस्क उत्पादन में 5 अग्रणी राज्य और 5 अग्रणी देश। इसमें से अग्रणी राज्य के पास पहुंच रहे हैं। तो पहला राज्य जो है लौह अयस्क उत्पादन में हमारा उड़ीसा राज्य है। दूसरा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरे राज्य के पास पहुंच रहे हैं हमारा कर्नाटक है। तीसरे राज्य के पास पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ है। चौथे नंबर के पास पहुंच रहे हैं झारखंड है। और पाँचवें नंबर के पास पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश है। वही हम देशों के पास पहुंच रहे हैं। तो पहला देश लौह अयस्क उत्पादन में हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं ये हमारा ब्राज़ील हुए। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं चाइना। चौथे नंबर में लौह अयस्क उत्पादन में भारत है। पाँचवें नंबर की बात किया जाए तो रसिया। छठे नंबर में साउथ अफ्रीका और सातवें नंबर में यूक्रेन है। हम लोगों ने राज्यों को पढ़ा तो सातवें नंबर पर लौह अयस्क उत्पादन में जो राज्य है वो राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान के जो लौह अयस्क जो क्षेत्र है वो, जिसको हम लोग जानते हैं नाथरा की पाल। और दूसरे नंबर के जो क्षेत्र हैं थूर हुंडेर। ये जो नाथरा की पाल और थूर हुंडेर जो स्थित है राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र में से चौथे जो क्षेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा महाराष्ट्र गोवा का बेल्ट हो गया है। महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र की चर्चा करते हैं। अगर राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा राज्य। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र और गोवा वाले जो क्षेत्र में जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो इस क्षेत्र में लो ग्रेड लौह अयस्क पाए जाते हैं लेकिन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ की लौह अयस्क समुद्री बंदरगाहों से नज़दीकी होने के कारण यहाँ से निर्यात के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। क्योंकि जो महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र के जो लौह अयस्क है और उसके नज़दीकी बंदरगाह होने के कारण गोवा से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जापान और अन्य देशों में निर्यात की जाती है। अगर महाराष्ट्र की लौह अयस्क खनन क्षेत्र की जब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वह जगह है चंद्रपुर और गढ़चिरौली। गोवा की बात किया जाए खनन क्षेत्र तो वह हमारा है बरतेज, सांकेलिम और पास पहुँचे क्वेरम। ये इन जगहों से लौह अयस्क की खनन की जाती है। लौह अयस्क जो देख रहे हैं, लौह अयस्क क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा और यह क्षेत्र 4 क्षेत्रों से पढ़ा। एक पास पहुँच रहे छोटा नागपुर पठार की क्षेत्र। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा बेलारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु से। तीसरे नंबर के जो लौह अयस्क के जो क्षेत्र हैं वो उड़ीसा से पढ़ा। चौथे नंबर का जो हमारा लौह अयस्क क्षेत्र है महाराष्ट्र और गोवा से। तो हम लोगों ने लौह अयस्क क्षेत्र और लौह अयस्क से संबंधित अग्रणी राज्य के बारे में पढ़ा, लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी देशों के बारे में पढ़ा। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। साथ साथ पढ़ेंगे क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। ये सब के सब हमारे लौह अयस्क धातु के प्रकार हैं और इसमें से एक प्रकार हम लोग पढ़ चुके हुए हैं लौह अयस्क। जो लौह अयस्क 4 प्रकार के हैं। एक पास पहुंच रहे हैं हेमेटाइट, दूसरा नंबर में मैग्नेटाइट, तीसरे नंबर में लिमोनाइट, चौथे नंबर में सीडेराइट। और अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। ये मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।